क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कर लिया था एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कर लिया था हमने। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट, नेम से ही क्लियर हो रही है बात। डिमांड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि जिस इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट के लिए, ठीक है जी, कोई फिक्स्ड टाइम एज सच हमें नहीं मिला है, यानी कि वो क्या है, वो आप कह सकते हो डिमांड पे है। ठीक है ना, डिमांड की बात वहाँ पे करता हुआ चल रहा है। जब हम डिमांड करेंगे ऑन डिमांड वो पेमेंट की बात करेगा, पर एज सच कोई टाइम मेंशन वहाँ पे नहीं किया गया है। चलते हैं आगे। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच नो टाइम इज मेंशन्ड इज पेबल ऑन डिमांड। ठीक होती बात। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, दो की बात यहाँ पे की है। इसके बाद आपको नीचे आना है जहाँ से मैं कर रही हूँ। चेक्स तो ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है। ये आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में किया था। एक चेक आपने मुझे दिया और वो मैंने ड्रॉर में रख दिया, तो क्या ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो हमेशा डिमांड करने पर ही मिलेगा। ठीक होती है बात। अब बिल और प्रॉमिसरी नोट इज ऑल्सो पेबल ऑन डिमांड जब वहाँ पे साफ साफ ये बात लिख दी गई है। साफ साफ ही लिख दिया इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है जी, इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड। क्लियर होती है यहाँ तक की बात। चेक तो हमेशा ही डिमांड पे है, पर अगर प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में भी लिख दिया जाए तो वो भी पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। यहाँ तक करना है आपने पेबल ऑन डिमांड, डिमांड वर्ड तक करना है आपने। फिर जो नीचे अगली बात है ना वो नेक्स्ट सेक्शन में कवर हो रही है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ डिमांड वर्ड तक करते हैं। सेक्शन 22 पे मैं चल रही हूँ। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? जब वो एक इंस्ट्रूमेंट पेबल है, कौन सा? बिल और नोट, आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड, 3 महीने के बाद, या फिर आफ्टर साइट, आफ्टर एक्सेप्टेंस पेमेंट है, या 15 जून 15 जुलाई उन्होंने साफ साफ डेट लिखी है, या फिर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो कि सर्टेन टू हैपन है ना। तो ऐसे केस के लिए हमने क्या यूज किया? वर्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट। मतलब कुछ ना कुछ एक टाइम बाउंड चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि भाई बिल्कुल कंप्लीटली वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना, कोई भी बात वहाँ पे टाइम के बारे में नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टाइम के बारे में लिखी हुई है चीज़, कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम दिया हुआ है। सेक्शन 21 मेरे साथ ध्यान से समझना है एक बार आपने। फैक्ट है थोड़ा सा, ये कंसेप्ट से ज़्यादा फैक्ट कवर्ड है यहाँ पे। प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर आपको लिखा हुआ मिले एट साइट, तो उसका मतलब क्या होगा? ऑन डिमांड। जब डिमांड किया जाएगा तो पेमेंट होगी एट साइट। ठीक है जी, ऑन डिमांड। अगर लिखा है ऑन प्रेजेंटमेंट तो भी क्या मतलब माना जाएगा? ऑन डिमांड। क्लियर होती है यहाँ तक की बात। पर यही अगर वर्ड हो जाए आफ्टर साइट, एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ पे वर्ड आ जाए आफ्टर साइट, तो ऐसे केस में क्या कहता है? कहता है इन प्रॉमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस एंड इन बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर एक्सेप्टेंस। मतलब प्रॉमिसरी नोट में जब मैंने लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू या राम इतने लाख या हजार रुपए, ठीक है जी, आफ्टर साइट अगर वहाँ पे मेंशन कर दिया इंस्ट्रूमेंट में, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने वो आपको शो किया था ना कि हाँ भाई मैंने आपके 5,000 या 5 लाख रुपए देने हैं, तो वो माना क्या जाएगा कि आपने और मैंने उसमें मिलकर अग्री कर लिया अगर कि हाँ ठीक है मुझे इतना अमाउंट देना है, ये बात मैंने इंस्ट्रूमेंट पे लिख दी है, तो वो चीज़ उस दिन से काउंट किया जाएगा आफ्टर साइट। मतलब अगर लिखा है 10 डेज आफ्टर साइट एक्सक्यूज, तो आपने 10 डेज काउंट करने हैं जब उन दोनों ने मिलकर अग्री कर लिया है कि हाँ हमें इतना इतना अमाउंट लिखना है, बैठकर उन्होंने आपस में ये बात हो गई है। कहते हैं एक्सप्रेशन आफ्टर साइट इन अ प्रॉमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। बिल ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर साइट का मतलब क्या हो जाएगा? आफ्टर एक्सेप्टेंस। यहाँ तक आपने ब्रैकेट क्लोज करना है। आफ्टर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया? जब अगले पर्सन ने, जैसे ड्रॉर ने तो लिख दिया, ड्रॉ कर दिया बिल, ठीक है ना, तो जिस जो ड्रॉइंग है उस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद से जो भी टाइम लिखा हुआ है वो काउंट करना शुरू होगा। जैसे लिखा हुआ 25 डेज आफ्टर एक्सेप्टेंस,
तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कब से 25 डेज काउंट करोगे? जब ड्रॉइंग ने एक्सेप्ट कर लिया बिल, उसके बाद से 25 दिन काउंट करने शुरू करने हैं। और प्रोमिसरी नोट में क्या करोगे? प्रोमिसरी नोट में आफ्टर साइड का भी मतलब कंसेप्ट तो सेम ही होगा। आफ्टर साइड का क्या मतलब बनेगा? दोनों ने बैठ के मिल के प्रेजेंट कर लिया, उसने लिख दिया, प्रेजेंट हो गया कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ लिखनी है, तुम्हें अग्री है इस बात से, भाई मैंने तुम्हारे, कल को तुम कहो मैंने तुम्हारे 5 लाख नहीं तुम्हारे 10 लाख देने थे, तो हमने बैठ के अग्री कर लिया। उस दिन के बाद से उन्होंने 25 डेज काउंट करने शुरू करने हैं। तो ऑन साइट, आफ्टर साइट, एट साइट देख लेना एक बार आपने, ऑन प्रेजेंटमेंट एट साइट वाला। ठीक है जी, चलते हैं कि ये एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट रहेगा। मैच्योरिटी चेक करते हैं। मैच्योरिटी, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी में आपने कुछ नहीं करना, ये पूरा टॉपिक जो मैंने अभी हाईलाइट किया इसका आपको अच्छे से आइडिया है। ठीक है, 3 ग्रेस डेज आपको याद होगा कि हम ऐड करते हैं, वही हमने ऐड करते हुए चलना है यहाँ पे। फिर हमें देखना है कब कब इंस्ट्रूमेंट पेबल है और क्या क्या उसकी मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी। जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, नोट या बिल, क्योंकि और चेक का तो आपको पता है, ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल डिफर करती है चीज़। नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज अगर पेबल है 10 डेज आफ्टर डेट, है ना, कोई डेट लिखी हुई है वहाँ पे जिस दिन वो बना है, उस दिन से अगले 15-20 दिन के बाद या 2 महीने के बाद, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ भी 25 डेज, 28 डेज लिखा हुआ है वहाँ पे, नंबर ऑफ डेज है या स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स है आफ्टर डेट। तो हम कब मैच्योर मानेंगे? हम मैच्योर मानते हुए चलेंगे उस दिन को। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स जो खैर मैं नीचे दे ही रहा है, आप एक बार बाद में रीड कर सकते हो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। मैच्योरिटी डेट क्या मानी जाएगी? कह रहा है पेबल और नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट, मान लो 3 मंथ्स आफ्टर डेट। तो नेचुरल सी बात है, आज 11 सितंबर है, 11 सितंबर से 11 अक्टूबर, 11 नवंबर, 11 दिसंबर, 3 महीने काउंट कर लिए, साथ में 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड कर देना आपने 3 डेज का। ठीक है ना, तो कहता है पीरियड, व्हेन द पीरियड स्टेटेड, जो लिखा हुआ है 3 महीने का टाइम लिखा हुआ है वो खत्म हो गया, ऑन द डे ऑफ द मंथ विच करस्पॉन्ड्स विद द डे ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट इज डेटेड। 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो जो सा दिन वो पड़ेगा उस दिन का उस महीना माना जाएगा कि हाँ इस दिन, जिस दिन से इंस्ट्रूमेंट डेट हुआ है उस दिन से हमने काउंट करना शुरू करना है। लैंग्वेज नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा, लैंग्वेज बहुत मैं कह सकती हूँ खराब है लर्न करने के लिए, इसकी लैंग्वेज में आपको चेंज कराऊंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, आफ्टर साइट की वो बात करता है, 3 मंथ्स आफ्टर साइट, 2 मंथ्स आफ्टर साइट, तो हमने क्या करते हुए यहाँ पे चलना है एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपने ये पूरे की जगह लिखना है करस्पॉन्डिंग डे, लिख लो वहाँ पे अपना स्टडी मैट पे, करस्पॉन्डिंग डे ऑफ द रेलेवेंट मंथ प्लस थर्ड डे, करस्पॉन्डिंग डे ऑफ रेलेवेंट मंथ प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड है ना, प्लस डाल के लिखो थर्ड डे, तीसरे दिन को हमने मेच्योरिटी पीरियड मानते हुए चलना है। क्या बात बनी भाई, जो भी रेलेवेंट मंथ है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने महीने के बाद जो भी रेलेवेंट मंथ बनेगा उसकी करस्पॉन्डिंग डेट, यानी कि वो पहले 10 को, जैसे 11 सितंबर का लिया तो 11 दिसंबर पे आ गए ना हम, तो वो करस्पॉन्डिंग डेट जो भी पड़ रही है रेलेवेंट मंथ की प्लस थर्ड डे हमने वहाँ पे लेना है। आगे चलते हैं, व्हेन इट इज पेबल आफ्टर सर्टेन इवेंट, इसके बारे में भी आपने लिखते हुए चलना है। ये सारा आपने लर्न नहीं करना है, इसकी जगह आप लिखो करस्पॉन्डिंग डे ऑफ रेलेवेंट मंथ, करस्पॉन्डिंग डे ऑफ रेलेवेंट मंथ, ब्रैकेट में लिखना है आपने, दैट इज डेट ऑन विच सच इवेंट हैपन्स, that is date on which such event happens, plus number of months, plus number of months, जहाँ से that is शुरू किया था ना वो ब्रैकेट में, नंबर ऑफ मंथ्स ब्रैकेट क्लोज कर देना है आपने, प्लस थर्ड डे। मैं रिपीट कर रही हूँ, करस्पॉन्डिंग डे ऑफ रेलेवेंट मंथ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, दैट इज डेट ऑन विच सच इवेंट अकर्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स ब्रैकेट क्लोज प्लस थर्ड डे। क्या बात बनती है भाई, जो इवेंट अकर हुआ था है ना, उसके 3 महीने के बाद की मेच्योरिटी लिखी है आपने। ठीक है, तो जब इवेंट अकर हो गया प्लस 3 महीने कर लो और साथ में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर दो, सिंपल सी बात को कहता है। आगे चलते हैं, एट साइट है, हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर ऑनर है, तो जिस दिन एक्सेप्ट होगा उसी दिन मेच्योरिटी है, क्योंकि ऑनर की बात है। ऑनर वाला याद होगा आपको, ऑनर के केस के अंदर वो साथ के साथ ही मेच्योरिटी की बात है, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, एक्सेप्टेंस सब कुछ हो चुका है, बट वो पेमेंट नहीं हो रही है। ठीक है ना,
तो हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर ऑनर, ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया, तो ऐसे केस में मेच्योरिटी जिस दिन एक्सेप्ट ऑनर वाले बंदे ने एक्सेप्ट किया उसे और टाइम नहीं दिया जा सकता, ठीक है, तो साथ के साथ मेच्योरिटी मानी जाएगी। एग्जाम्पल तीनों आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेने हैं एक बार घर पे, बहुत सिंपल है, ये आपके इजीली निकल जाएंगे, जो आपने एंट्रीज डाली थी +1 में वही चीज़ें रिपीट होगी। सेक्शन 24 बहुत सिंपल है, आगे देखते हैं सारी चीज़ें फटाफट से। कैलकुलेटिंग मेच्योरिटी डेट, ओके, इन कैलकुलेटिंग द मेच्योरिटी डेट एट विच इट इज नंबर ऑफ चेन, ये सिंपल एक रीडिंग का है। शेल बी एक्सक्लूडेड तक मैं पहुंच गई, मैंने रीड कर लिया, आप एक बार रीड कर लो। एग्जाम्पल इसका बहुत बार पूछता है, वो कई बार मुझसे बीच बीच में पूछता रहता है, तो मैं एक बार आपके साथ एग्जाम्पल कर लियो, आपको अभी फैक्ट क्लियर हो जाए। भारत ने एग्जीक्यूट किया प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ भूषण 5 करोड़ का। द सेड अमाउंट वाज पेबल, ध्यान से देखना, 3 days आफ्टर साइन। जब मेच्योरिटी आई तो भूषण ने क्या किया, प्रेजेंट किया 1 जनवरी 2017 टू भारत। भारत मेड द पेमेंट ऑन 4 जनवरी 2017। भूषण वांट्स टू रिकवर 1 डे का इंटरेस्ट, कह रहा है कि रिकवर करूंगा, बताओ जी कहता है कि सही है या गलत है, ठीक होती है बात। कहते सेक्शन 24 आंसर देखना है आपने, बिल और नोट इज पेबल आफ्टर डेट एट आफ्टर साइड या हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, ठीक है जी। द टाइम ऑफ पेमेंट इज डिटरमिन्ड बाय एक्सक्लूडिंग द डे फ्रॉम विच द टाइम बिगिंस टू रन, उस दिन को हमने छोड़ा। Therefore, in the given case, Bharat will succeed in objecting to Bhushan's claim. Bharat paid rightly 3 days after sight, यानी कि फर्स्ट को प्रेजेंट हुआ है, ठीक है जी। भारत वॉज रिक्वायर्ड टू पे ऑन 4th ओनली, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ डे को पे करना था और 4th डे की पेमेंट हो गई है, तो उसकी बात बिल्कुल गलत है, एक दिन का इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा। जिस दिन भी प्रेजेंटमेंट हुई है एक्सेप्टेंस के लिए या प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हुआ है, ठीक है, तो उसके क्या कहते हैं कि वो हमने वहाँ पे एक्सक्लूड करते हुए चलना होता है वो दिन। बताओ जी क्लियर होती है यहाँ तक की बात। व्हेन डे ऑफ मेच्योरिटी इज अ हॉलीडे, व्हेन डे ऑफ मेच्योरिटी इज अ हॉलीडे चेक करना है आपने। अगर डे ऑफ मेच्योरिटी हॉलीडे बन जाती है तो ऐसे केस में आपने एंट्रीज की हुई है, ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप एक दिन पहले ही, जब आपको पता ही है कि अगले दिन संडे होगा, तो आप एक दिन पहले ही उसकी मैच्योरिटी कर देते हो। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं वो इमरजेंसी हॉलीडेज की, आपने क्लास 11 में किया हुआ अच्छे से। इमरजेंसी हॉलीडेज में आप क्या करते हो, नेक्स्ट डे वाली बात आती है, बट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यहाँ पे कवर नहीं कर रहा है। तो एक दिन पहले ही लिखता है क्या, वो प्रिसीडिंग बिजनेस डे, ठीक है ना, तो उससे एक दिन पहले भी अगर मान लो बिजनेस डे नहीं है तो एक जो भी बिजनेस डे बनता है उससे एक दिन पहले उस दिन को वो मैच्योरिटी मानी जाएगी। सबको पता है संडे है, ठीक है जी, तो ठीक है ना, एक दिन पहले ही आपको मैच्योरिटी रखनी पड़ेगी। अब वो पब्लिक हॉलीडे कैसे पता चलेगी, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, मैं आपको ना एक बार लिंक करके दिखा रही हूँ। आपने ना इंटरप्रिटेशन का चैप्टर किया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का, वहाँ पे आपने एक चीज देखी थी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आपने वहाँ पे देखा था। तो एक्सप्लेनेशन आप देख लो एक्ट में क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साफ साफ दे रहे हैं एक्ट के अंदर ही, कह रहा है इंक्लूड संडे any other day declared by the CG notification in the official gazette। आप अपना इंटरप्रिटेशनल चैप्टर में जाके देखना, आपको एक वहाँ पे मिलेगा, एक तरीके से एड थी आपकी, इंटरनल एड आप कह सकते हो, एक्सप्लेनेशन है ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी कि क्या एक्सप्लेनेशन कहाँ आती है, कैसे आती है, तो वो एक्ट के अंदर ही आ जाती है। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कहते हैं नेगोशिएबल एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चेक करते हैं मोड्स ऑफ नेगोशिएशन कैसे हैं। हम यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक कर रहे हैं। कहते हैं अगर तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर है, भाई जिसके हाथ में उसी का माना जाएगा, तो अपने कैसे करते हुए चलना है उसको, नेगोशिएट कैसे आगे पास ऑन करना है, डिलीवरी से सिंपल बात है। अगर पेबल टू ऑर्डर है तो आपने उसके ऊपर साइन करने हैं और आगे डिलीवर करना है, यही बात वो रिपीट कर रहे हैं दो बार में। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, promissory note, bill of exchange और check payable to bearer
अगर बेयरर वाला है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल डिलीवरी बंदे को हमने हाथ में दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, तो क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि डिलीवरी हो गई है। ठीक है जी, यहाँ तक आपने इसको करते हुए चलना है। एक्सेप्शन आपको इसमें करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, पहले आप मेरे साथ एग्जाम्पल पे आओगे। ए एक होल्डर है, पेबल टू बेयर एक इंस्ट्रूमेंट उसके पास है, तो वो कैसे देगा, वो सिंपल उसको डिलीवरी के थ्रू ही दे देगा। आगे चलते हैं, नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। कह रहे अगर पेबल टू ऑर्डर है, नेगोशिएबल बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट। ठीक है जी, तो क्या करते हुए चलना है, यहाँ पे साइनिंग करते हुए चलना है। अभी चेक करते हैं हम आगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डिलीवरी नेगोशिएशन, आपको ये पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसका बस थोड़ा सा मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप रीड करना चाहो तो पूरा कर लो, नहीं तो आपके लिए ये आपको फर्स्ट कुछ लाइन ही सफिशिएंट है। डिलीवरी पेबल टू बेयरर होती है, डिलीवरी वॉलेंटरी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव इज टू पास द प्रॉपर्टी, बस यहाँ तक डिलीवर तक कर लो आप, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं मीनिंग क्या होता है, व्हेन द होल्डर, जिसके हाथ में भी इंस्ट्रूमेंट है, वो साइन कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन। कहाँ पे साइन कर रहा है भाई, इंस्ट्रूमेंट के फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे वो साइन कर रहा है, ऑन द बैक और फेस, या फिर एक पेपर पे साइन कर रहा है और वो पेपर को इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर रहा है, अनेक्स्ट देयर टू नोन एज अलोंग, बस यहाँ तक कर लो। वैसे तो देयर टू तक ही बहुत है, मतलब 3 लाइनें आपने यहाँ पे करनी है। इसी की इन्होंने शॉर्ट दे दिया, जब भी होल्डर साइन कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, चाहे फ्रंट पे कर रहा है चाहे बैक पे कर रहा है, वो एंडोर्समेंट माना जाएगा। आगे चलते हैं, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या है कि मैंने दे तो दिया आगे, ठीक है जी, पर मैंने वहाँ पे किसी पर्सन का नेम नहीं लिखा है। क्यों, ये बात 2 बार पहले भी, इफ द एंडोर्सन साइन तो कर दिया बट किसी और का नाम वहाँ पे नहीं लिखा है, तो उसे हम एंडोर्समेंट इन ब्लैंक कहेंगे। इन फुल कैसी होगी, आप समझ ही गए हो, उसमें पूरी बात लिखी हुई है। एग्जाम्पल 1 चेक कर लेना, आपने स्पेसिमेन दिया हुआ है, इसके स्पेसिमेन मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिर्फ वो मोतीलाल पोदार अपने साइन कर रहे हैं और किसी का नाम नहीं लिख रहा। पर यही अगर फुल की बात कहते हैं तो वो कह रहा है पे टू राम श्याम लाल, या फिर उसके ऑर्डर पे आपने करते हुए चलना है। आगे चलते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट, जहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं, ओनली सिग्नेचर, बट एंडोर्सी का नाम वहाँ पे नहीं लिखा जाता। ब्लैंक तक, वर्ड तक, सेक्शन 16 यहाँ तक कर लेना है आपने। एंडोर्समेंट इन फुल चेक करते हैं, अलॉन्ग विद द एंडोर्सर सिग्नेचर, पूरा नाम लिखा जाता है कि किसका किसे आगे एंडोर्स किया जा रहा है। पार्शियल में क्या होता है, एंडोर्समेंट which purpose to transfer only a part of the amount, it is called partial endorsement. As per section 56 it is invalid under the law. आप यहाँ तक करोगे, पार्शियल एंडोर्समेंट कॉल्ड एज, यहाँ तक करना है आपने। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट चेक करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने किसी को एंडोर्स किया, ठीक है, मैंने उसका नाम भी लिख दिया, ठीक है, पर मैंने लिख दिया कि वो आगे किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता, तो यानी मैंने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एंडोर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टिव व्हेन द एंडोर्सर व्हाइल मेकिंग एंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ द एंडोर्सी टू फर्दर इन ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट, बस यहाँ तक करो, इंस्ट्रूमेंट वर्ड तक करना है। आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। पे द कंटेंट्स टू जी ओनली, साफ लिख दिया, जी को मिलना चाहिए, आगे किसी को नहीं मिलना चाहिए। जी फॉर माई यूज, पे जी और ऑन अकाउंट ऑफ एच, मतलब इन सब में बेसिकली क्या हो रहा है, जी पर्सन को पेमेंट हो रही है, ठीक है ना, यानी वो आगे किसी और को पेमेंट या एंडोर्समेंट नहीं कर सकता है। कंडीशनल चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कोई कंडीशन लगा के एंडोर्स किया जाता है। जनरली वो कंडीशन क्या होती है, जो पर्सन एंडोर्स कर रहा है वो अपनी लायबिलिटी को कुछ ना कुछ हद तक कम करना चाहेगा, ठीक है, या वो कोई ऐसी कंडीशन लगाना चाहेगा जिससे वो थोड़ा सा सेफ हो जाए। चेक करते हैं, सेक्शन गिव्स पावर टू एन एंडोर्सर टू इंसर्ट इन द एंडोर्समेंट।
एंडोर्समेंट में वो लिख सकता है क्या, बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, एक कंडीशन, ठीक है ना, a stipulation excluding or limiting his own liability to the holder, यहाँ तक करना है आपने, टू द होल्डर तक क्या बात बनती है, लिमिटिंग हिज ओन लाइबिलिटी टू द होल्डर, यानी कि वो कह रहा है कि अगर मैं राम को दे रहा हूँ, ठीक है, राम शाम को दे रहा है, शाम मोहन को दे रहा है, तो ऐसे केस में क्या है, अगर मान लो डिसऑनर हो गया है बिल, ठीक है जी, बिल डिसऑनर हो जाता है, तो वापस मेरे पास मत आना, मैंने राम को दिया, राम ने शाम को, शाम ने मोहन को, तो मोहन तुम ना पिछले बंदे के पास जाना जिसको, जिसने तुमको दिया था, मेरे पास कोई पर्सन मत आना, ऐसा वो कहना चाहता है। यानी ये तभी लेगा अगला बंदा, ये तभी लेगा जब पूरा फेथ है, ठीक है, पूरा फेथ है तभी ये चीज दी जाएगी। होल्डर तक करना है आपने बस, लिमिटिंग टू द होल्डर। कंडीशन चेक करते हैं कैसे कैसे डल रही है। सैंड रिकोर्स बहुत बार आता है, चेक करना है आपने, बिल्कुल ये जो अभी हमने कहा, एक्सक्लूडिंग हिज लाइबिलिटी, जो होल्डर है उसने लिख दिया है पे ए को पे करो, ठीक है, मैं तो एंडोर्स कर रहा हूँ ए को, या उसके ऑर्डर को, या उस जो वो आगे किसको कहेगा उसको पे करो, विदाउट रिकोर्स टू बिल, मेरे पास वापस मत आना, ठीक है, मेरे पास मत आना कि डिसऑनर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं तो भाग के निकल रहा हूँ वैसे भी, ठीक है जी। तो पे ए और ऑर्डर विदाउट रिकोर्स टू मी का मतलब यही है कि कंडीशन डाल दी है। अब अगला पर्सन क्यों लेगा इससे ये वाला बिल, एक्सेप्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसे फेथ है ना, वो फेथ पे चल रहा है। लाइबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन अ कंटीजेंसी, मेकिंग हिज लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी तभी होगी जब जब जो पर्सन ने पे करना है ना, जिस पर्सन ने पेमेंट करनी है, वो पर्सन अगर बैंकरप्ट हो गया तो ही मैं आऊँगा पिक्चर में, वरना मुझे मत बुलाना। यानी एक इवेंट कह दिया, स्पेसिफिक ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट की बात वो कर रहा है। मेकिंग हिज लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन अ हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, ध्यान तो करना आपने इवेंट वर्ड तक। इन सच अ केस, यहाँ पे आज वापस लाइबिलिटी तभी अराइज होगी ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट जो स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड वर्ड तक ब्रैकेट क्लोज कर लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच के पर्सन थे, मैंने राम को दिया, श्याम, मोहन, सुमन, जो बीच के बाकी के पर्सन है, क्या उनके ऊपर वो एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना, पर मेरे पास तभी आना जब कोई बैंकरप्सी का केस होगा, जिसने पेमेंट देनी थी, अगर वो ही बैंकरप्ट हुआ है तो। आगे चलते हैं, फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, एंडोर्सर ना एक्सप्रेस वर्ड्स अबंडन सम राइट, वो खुद से कह रहा है कि मैं अपना कोई राइट छोड़ता हूँ। एग्जाम्पल कहते हैं पे ए ऑर्डर एंडोर्स कर दिया, अगर डिसऑनर हो जाएगा तो मैं वेव करता हूँ, नोटिस ऑफ डिसऑनर मुझे नहीं चाहिए, सीधा आके पेमेंट मांग लेना, मैं देने को तैयार हो जाऊंगा, ठीक है, मुझे नोटिस ऑफ डिसऑनर की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट क्या क्या करना है देखो साथ साथ, एंडोर्सर एक्सप्रेस वर्ड्स अबंडन सम राइट, यहाँ तक करना है। एग्जाम्पल, द होल्डर में वेव प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से द होल्डर में वेव नोटिस ऑफ डिसऑनर बाय द होल्डर, ये वाला अंडरलाइन करना है। और फिर एग्जाम्पल, पे ए ऑर्डर नोटिस इज अ फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। आगे चेक करते हैं, sans phrase endorsement, where the endorser does not want the endorsee to incur any expenses on his account on the instrument। क्या मतलब बनता है, कोई भी नोटिंग चार्जेस है, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, वो चाहता है कि भाई मेरे मेरे हिसाब, मेरे अकाउंट में कुछ मत डालना, मेरे खाते में कोई बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो अपने हिसाब से करो, जिसने पेमेंट देनी थी वो देगा या नहीं देगा वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो मेरे ऊपर अगर मैं तुम्हारे 10,000 देने हैं तो उसके अलावा मेरे ऊपर कोई खर्चा मत डालना, ठीक है ना, 10,500, 10,200, तो मेरे ऊपर कोई खर्चा मत डालना, मैं ये कंडीशन एक्सेप्ट करोगे तो मैं एंडोर्समेंट करूँगी। Where the endorser does not want the endorsee to incur any expenses on his account। आगे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक टू,
नाम से पता चल रहा है ब्लैंक में था, यानी कि नाम तो किसी इंडोर्सी का लिखा नहीं था, अब उसे फुल में करना है तो क्या किया जाएगा, वेरी सिंपल है, उसका नाम लिख दिया जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। ये वाला एग्जाम्पल पढ़ना होगा आप रीड कर लेना एक बार घर पे, कर लेना एक बार ये घर पे, अगर नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में लिख देना आपने या कमेंट्स में डाल। ये वाला एग्जाम्पल जरूर रीड कर। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं, सिर्फ हेडिंग देखनी है। सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर, एंडोर्सर अपने सिग्नेचर करता हुआ चल रहा है। The endorsement must be signed. The endorsement may be made by endorser either by merely signing in his name या फिर specifying his addition to the signature। जैसे यहाँ पे करो signing his name तक करना है, ठीक है। आपको पता है ये साइन कर रहा है, ठीक है, या तो फुल में कर रहा है एंडोर्स या ब्लैंक में कर रहा है। अगर फुल में कर रहा है तो वो नाम भी लिखेगा एंडोर्सी का, बस ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। पेबल वर्ड तक कर लेना है आपने। आगे कहते हैं अगर बिल में नाम गलत लिखा है, स्पेलिंग गलत लिखी है तो कोई बात नहीं, स्पेलिंग गलत है, जब आप एंडोर्स करोगे तो आपने स्पेलिंग अपने ठीक कर। हूँ मैं इंडोर्स, भाई कोई भी पर्सन इंडोर्स कर सकते हैं, राम ने शाम ने, शाम को मून को आगे सोन जो मर्जी जितने मर्जी बार नेगोशिएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल है, एक बार रीड कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट चेक करते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ एन एमिशन इंस्ट्रूमेंट, फॉर एंडोर्स भी कर दिया, डिलीवरी भी कर दी, एंडोर्सी को मिल गया, ठीक है जी। यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बिल की किसके पास, असेट किसका बन गया, एंडोर्सी पर्सन का बन गया है। क्या वो फर्दर नेगोशिएट कर सकता है, कर सकता है। अगर वो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट नहीं है तो वो इजीली आगे राम शाम मून जिस मर्जी को दे सकता है, ठीक है। यहाँ तक कर लेना आपने। endorse the property within right of further negotiable unless, लिखो यहाँ पे मेरे साथ साथ लिखो, unless it is not a restrictive endorsement, बस यहाँ तक करना है। फिर इसके एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं आपने। पे द कंटेंट्स टू सी ओनली, सी फॉर माई यूज, एग्जाम्पल्स दे रहा है। इसमें कौन सी रिस्ट्रिक्टिव है एक बार रीड करके देख लेना है आपने। देखो यहाँ तक करना है आपने, फिर हम नेक्स्ट में सेक्शन 52 से स्टार्ट करेंगे। मोर और लेस हमारे 10 पेजेस कवर हो रहे हैं, जो मेरा टारगेट रह रहा है हर क्लास का, ठीक है। तो 7 डेज का 7 क्लासेस का हमारा इसमें